हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम फिर से आर्त चक्र के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहले वाले वीडियो में मतलब कल की वीडियो में हमने मेनेस्ट्रुअल साइकिल अर्थात राजोधर्म मासिक चक्र या ऋतुस्राव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसमें हमने देखा था यह चक्र किस में पाया जाता है, ठीक है, किस फीमेल में होता है, इसके बाद ये चक्र कब स्टार्ट होता है, कितने दिन का होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, कब ये स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब ये ख़त्म होता है तो इसे क्या कहते हैं, किस हार्मोन्स की वजह से होता है, और ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने स्टेप में होता है, कौन कौन से दिन में होता है। तो इसमें हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 4 स्टेप में होता था, जिसको हम पहली अवस्था जिसमें ऋतुस्राव अवस्था होती थी, दूसरी अपनी निर्माणकारी अवस्था होती थी, तीसरी अंडोत्सर्ग अवस्था होती थी और चौथी पीतपिंड अवस्था होती थी। इसमें फिर हमने देखा था कि जो ऋतुस्राव अवस्था होती है वो 1 से 5 दिन की होती है, जिसमें तीसरे चौथे पाँचवें दिन ब्लीडिंग होती है। इसके बाद हमने निर्माणकारी अवस्था देखा था जो 6 से 6वें दिन से 13वें दिन की भी तक की होती है, 8 दिन की होती है। फिर उसके बाद हमने अंडोत्सर्ग अवस्था देखी थी जो 14वें दिन होती है, जिसमें अंडम जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर निकलता है। फिर हमने आखिरी अवस्था पीतपिंड अवस्था या स्रावी अवस्था देखी थी जो 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक चलती है। टोटल ये 13 दिन की होती है। इस प्रकार से हमारा 28 से 29 डे का ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, जिस प्रकार से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, इसी प्रकार से एक और साइकिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट्रस साइकिल। ये किस में होता है? तो वे जीव जो एक निश्चित काल में प्रजनन करते हैं। एक निश्चित काल मतलब जैसे अगर अपन लोग डॉग में देखें तो डॉग का एक निश्चित सीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जानवर भी होते हैं, बकरी में भी यही होता है कि एक पर्टिकुलर एक फिक्स सीजन होता है जहाँ पे उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वे जीव जो एक निश्चित काल में प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने के बाद उनमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटती है, लेकिन उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ईस्टर साइकिल उन लिविंग बींग्स में होता है या उन स्तनधारियों में होता है जो क्या करते हैं, जो एक निश्चित समय में प्रजनन करते हैं और उनमें जो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ब्लीडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, बट यहाँ इस केस में ब्लीडिंग नहीं होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अपना है कि जो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। काय के लिए? जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन होने लगे या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलने लगे। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे LH हार्मोन ही वो हार्मोन होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, उसको प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालने के लिए। इसके अलावा दूसरा हार्मोन अपना FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो किसको स्टिमुलेट करता है? जो ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? जिससे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगे। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे LH और FSH इन दोनों का फंक्शन हमें पता चल गया। LH हार्मोन की वजह से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, FSH की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और यहाँ पे प्रेरित कौन कौन सी होती है? LH की कारण कौन सी? कार्पस ल्यूटियम प्रेरित होती है और FSH के कारण ग्रेफियन फॉलिकल प्रेरित होती है, जिससे दो अलग अलग प्रकार के क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो आइए बच्चों, जैसे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ये एक टेबल बनाई गई है, पहले इस टेबल के बारे में देखेंगे, फिर पर्टिकुलर इनके हर एक स्टेप के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देखा था 4 स्टेप में कंप्लीट होती थी, जिसको हम फर्स्ट क्या होती थी? अपनी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम ऋतुस्राव अवस्था बोलते थे। दूसरी फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम पुट्टकी या पुटक या निर्माणकारी अवस्था बोलते थे। तीसरी ओव्यूलेटरी या ओव्यूलेशन फेज, जिसको हम अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते थे। और चौथी ल्यूटियल या सीक्रेशन, हिंदी में इसको पीतपिंड या स्रावी अवस्था बोलते थे। ये चारों अवस्था हैं। तो जैसा कि देखें, पहली अवस्था होती है जो 1 से 5 दिन की होती है, ठीक है, टोटल 5 दिन का होता है, जिसमें क्या होता है? पहले और दूसरे दिन क्या होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तीसरे चौथे और पाँचवें दिन, ध्यान देना बच्चों, तीसरे चौथे पाँचवें दिन
क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, क्या निकल जाएगी, टूट जाएगी, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। और जैसे ही एंडोमेट्रियम टूटेगी तो इस एंडोमेट्रियम के साथ साथ ब्लड का सीक्रेशन भी होगा, और साथ में जो अपना सेकेंडरी oocyte बना था, क्या बना था सेकेंडरी, उसमें निषेचन तो हुआ नहीं, मतलब क्या हो गया, ये अनिषेचित अंडा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनिषेचित अंडा। अब यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो तीसरे चौथे पाँचवें दिन एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और इसके साथ साथ ब्लड और अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है, ये तीनों के तीनों क्या है, इस ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं। जब ये तीनों निकलते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंसेस, या रजोस्राव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजोस्राव बोलते हैं। इसके बाद दूसरी स्टेज होती है फॉलिकुलर स्टेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव भी बोला हमने, इसके अलावा हिंदी में इसको पुटकीय, पुटक या निर्माणकारी अवस्था बोला। ये अवस्था 6 से 13 दिन की तक चलती है, 8 दिन की ये अवस्था होती है। इसमें FSH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई। जैसे ये हाई हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होने लगेगा, इसलिए इसको क्या बोला है, फॉलिकुलर फेज, मतलब यहाँ पे फॉलिकल्स का या पुट्टिकाओं का निर्माण होगा, नाम क्या है इसका, निर्माणकारी। तो इन्हीं का निर्माण होगा, किसका, फॉलिकल। फॉलिकल कैसे, पहले बनेगी प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगी टर्सरी, और लास्ट में फिर बनेगी अपनी ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसके इस सिस्टम में एक चीज़ और होगी, क्या, ईस्ट्रोजन मेक अ एंडोमेट्रियम, और अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कर देगा, किसका, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद 13 दिन के बाद अब आएगी नेक्स्ट अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी अवस्था या अंडोत्सर्ग। 14वें दिन ये अवस्था आती है। 14वें दिन में क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए कौन सा LH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस अवस्था में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेटरी, या एक और वर्ड है ओव्यूलेशन। चौथा है ल्यूटियल और सीक्रेशन फेज, जो 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक चलती है। 13 दिन की ये पूरी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमें पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक नई कोशिका बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इसके अलावा LH इज रेस्पॉन्सिबल टू ग्रेफियन कन्वर्ट। अब यहाँ पे LH हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है काय के लिए, जिसकी वजह से ग्रेफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट, ग्रेफियन फॉलिकल किसकी वजह से कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे क्या है, LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और LH ही किसको, प्रोजेस्टेरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब यहाँ पे LH हार्मोन की वजह से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या होगा, निर्माण होगा या उसका प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा एक टेबल थी जिसमें हमने चारों फेज के बारे में देखा। अब पर्टिकुलर मेन यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं इसमें। पहली अवस्था अपनी मेन क्या है, ब्रीफली है यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल या रजोस्राव अवस्था। इसमें पहला पॉइंट क्या है, शरीर से रजोस्राव अर्थात ब्लीडिंग या रक्त का स्राव होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंसेस। दूसरा पॉइंट, एंडोमेट्रियम टूटती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। जैसे ही एंडोमेट्रियम टूटेगी तो यहाँ पे मेंसेस वाली कंडीशन हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम निकालता है, ध्यान देना है यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, एवं कॉर्पस ल्यूटियम को LH प्रेरित करता है। अर्थात LH का लेवल लो होने के कारण प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसा कि ये डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये हमारा, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हमने ये देखा, ये हमारी फेलिपिन ट्यूब होती है, यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फेमरी कहते हैं, यहाँ पे ओवेरियन लेगामेंट होता है, क्या होती है, ओवरी अटैच होती है, क्या होती है, ओवरी अटैच। ओव्यूलेशन में यहाँ पे सबसे पहले देखें, मान लो यहाँ पे जो यूट्रस की वॉल होती है, यहाँ पे 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं। एक सबसे बाहर साइड होती है पेरीमीट्रियम, उसके बाद बीच में एक मोटी लेयर होती है जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, मसल्स से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको मायोमेट्रियम बोला गया है। और लास्ट में
सबसे अंदर होती है क्या, एंडोमेट्रियम। क्या होती है, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम वही वॉल है जहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। मतलब यहाँ पे ये आगे जाके जब सेकेंडरी उस साइड में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब जायगोट बन जाएगा, तो जायगोट के आगे की स्टेज जो एम्ब्रियो बनाएगी वो यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पे भी अटैच हो सकती है, यहाँ पे भी अटैच हो सकती है, यहाँ पे भी अटैच हो सकती है। जरूरी नहीं कि केवल इसी प्लेस पे ही अटैच हुई। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम हमारी वो वॉल होती है जहाँ पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। यदि एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, ध्यान देना, अगर ये किसी कारण से एंडोमेट्रियम टूट जाती है तो ये जो एम्ब्रियो आने वाला है उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात एम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। अगर एम्ब्रियो का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे फीमेल में प्रेग्नेंट स्टेज नहीं आएगी। तो देखें यहाँ पे एम्ब्रियो को अटैच करना है, तो अगर हमें यहाँ पे एंडोमेट्रियम के पास में एम्ब्रियो को अटैच करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू फॉर्मेट करना पड़ेगा, मतलब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कब होता है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा। किसका, प्रोजेस्टेरोन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सब कुल मिला के हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन हाई करना पड़ेगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन हाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है ये कंटिन्यू बनी रहेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले एम्ब्रियो का अटैचमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब आगे के ये नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमें पता है ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका था, ओव्यूलेशन होने के बाद जो सेकेंडरी साइड था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये सेकेंडरी साइड आ गया है। अब ये सेकेंडरी साइड 24 से लेके 48 आवर्स तक स्पर्म का वेट करेगा। मान लो अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आता है तो ये जो ओवम है वो क्या कहलाएगा, अनफर्टिलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनफर्टिलाइज, और कुछ समय बाद ये बस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का लेवल लो हो जाएगा। जब हार्मोन्स का लेवल लो हो जाएगा तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है ये भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, ठीक। जब ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी तो यहाँ पे ब्लड भी आएगा, साथ में ये भी वॉल भी होगी। तो यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस ब्लड और टूटी हुई एंडोमेट्रियम, और साथ में कुछ यहाँ पे म्यूकस भी होगा। क्या होगा, म्यूकस। तो इन तीनों चीज़ों को मिला दें, अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड, एंडोमेट्रियम टिश्यू और म्यूकस, इन तीनों चीज़ों को मिला दें तो यही चीज़ क्या ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसेस। तो यहाँ पे मेंसेस का मतलब समझ में आया होगा। एक्चुअल में मेंसेस क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, एंडोमेट्रियम की टूटी हुई वॉल और साथ में म्यूकस, ये तीनों चीज़ें क्या बनाती हैं, मेंसेस बनाती हैं, जो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या मेंस्ट्रुअल स्टेज के बारे में देखा था। यहाँ पे ओवरऑल हमने देखा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और एंडोमेट्रियम टूट जाती है तो यहाँ पे यही एंडोमेट्रियम और अनफर्टिलाइज्ड बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको हम मेंसेस बोल रहे थे। अब सेकेंड स्टेप अपनी कौन सी होती है, सेकेंड स्टेज होती है अपनी कौन सी, फॉलिकल स्टेज या निर्माणकारी अवस्था। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है अपना ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें पता है, FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है यही ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद एक आर्धव चक्र में एक ओवरी से एक ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हर पर मंथ जो आर्धव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, उस पर मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर्टिकुलर एक ओवरी से केवल एक ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक ग्राफियन फॉलिकल इस साइड से बनेगी, एक ग्राफियन फॉलिकल इस साइड से बनेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है FSH हार्मोन जो होता है ये थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा। ध्यान देना बच्चों, जब हमने टर्सरी फॉलिकल बनाई थी तो वहाँ पे टिश्यू का ग्रुप बन गया था, जिसको हमने थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बोला था। तो यहाँ पे FSH हार्मोन थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या निकलेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन।
अब FSH लेवल जैसे ही हाई करना है, अगर FSH लेवल हाई करना पड़ेगा जिससे ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा। मतलब अगर FSH हार्मोन का लेवल लो होता है तो ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और हमें ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन करना है तो FSH का लेवल हमें हाई करना पड़ेगा, जिससे FSH थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगी और जिससे ईस्ट्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? ईस्ट्रोजन। जैसे ईस्ट्रोजन निकलेगा तो ये क्या करेगा, आगे जाके एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे फिर से वही घूम फिर के पॉइंट आ गया। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसी एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू कैरी करता है, उसको बनाए रखता है। अगर ये LH और FSH प्रॉपर नहीं निकलते हैं तो इन LH और FSH से ना तो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा ना ही ईस्ट्रोजन निकलेगा। जब ये कंडीशन नहीं होंगी तो यहाँ पे फॉलिकल नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? फॉलिकल। और फॉलिकल नहीं बनेगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमने या इस स्टेप में हमने देखा निर्माणकारी अवस्था में हमें यहाँ पे निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? हमें ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण करना है। क्यों? क्योंकि जब ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होगा तब जाके थीका इंटरना बनेगी। जब थीका इंटरना बनेगी तब जाके ईस्ट्रोजन निकलेगा। ईस्ट्रोजन निकलेगा तब जाके हमारी एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन। तो जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये हमारी ओवरी है। इस ओवरी में हमारी सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनी थी। प्राइमरी फॉलिकल के बाद हमारी ये सेकेंडरी फॉलिकल बनी। देखो ये प्राइमरी ये है, ऊपर से एक और लेयर आ गई जिसको हमने सेकेंडरी फॉलिकल बोला। सेकेंडरी से यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल बनी थी। इस टर्सरी फॉलिकल में एक स्पेस बना था जिसको हमने एंट्रम बोला था, और यही आगे जाके इसने क्या बनाया? ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन किया। किसका? ग्रेफियन फॉलिकल। ध्यान दे रहे बच्चों, यहाँ पे ओवरी के अंदर सबसे पहले बनेगी प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी, और टर्सरी बनाएगी ग्रेफियन फॉलिकल। और जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से FSH हार्मोन जो है इसका लेवल हाई हो जाएगा। FSH हार्मोन का लेवल हाई होने की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन थीका इंटरना को स्टिमुलेट करेगा और उससे कहेगा कि भैया हमें क्या बनाना है? हमें एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करना है, एंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन करना है, जिससे क्या होगा? फ्यूचर में बेबी का जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन हो पाए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, बेबी का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू आशा करता हूँ ये आपको सेकेंड स्टेप के बारे में पता चला। इस सेकेंड स्टेप में हमने केवल और केवल क्या किया? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन किया। जब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, पहली बार हुआ तो उसको हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला था, दूसरी बार हुआ तो उसको हमने सेकेंडरी फॉलिकल बोला था, तीसरी बार हुआ तो हमने टर्सरी फॉलिकल बोला, और ओवरऑल इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने ग्रेफियन फॉलिकल बोला। ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जैसे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, हमारे यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल के चारों ओर जो थीका इंटरना होगी वो उसको स्टिमुलेट करेगी और जिससे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? ओव्यूलेटरी या अंडोत्सर्ग अवस्था। सबसे छोटी अवस्था होती है, एक ही दिन की होती है, 14वें दिन ये अवस्था होती है। इसमें क्या होगा हमें देखना है, आइए देखते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पे ये हमारी ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया था। किसका? ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया था। ये जैसे आगे जाके ये ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाती है। क्या हो जाती है? ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाती है। जैसे ये ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाएगी तो ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, ग्रेफियन फॉलिकल आगे जाके जब ये ओव्यूलेटरी फेज आएगी तो वहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकलना है? सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलना है। किसको? सेकेंडरी। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, ग्रेफियन फॉलिकल जब टूटेगी तो सबसे पहले क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया और कहाँ पे आ गया? फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल टूट गई थी ये आगे जाके जब कन्वर्ट हो गई है तो उसको, उस स्टेप को हम बोलेंगे क्या? कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। मतलब जो टूटी हुई ग्रेफियन फॉलिकल है या रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम आगे जाके एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्पस एल्बिकन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पस एल्बिकन्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखें, जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल टूटती है, ठीक है, ये टूटेगी कैसे? LH हार्मोन आएगा। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और इन ग्रेफियंस को तोड़ देगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, अर्थात ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे ये बना LH का सीक्रेशन कम होगा। जैसे ही LH का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो टूट जाएगी, और ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी एक नई संरचना में, जिसको हमने बोला कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम कुछ समय बाद एक और सफ़ेद कलर की संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, एक बोर्ड के लिए। एक टर्म आता है LH सर्ज। LH सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। मतलब क्या होता है इसका, देखें, जब अचानक से हमारी बॉडी में LH की क्वांटिटी, ठीक है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अचानक से जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? LH सर्ज। क्या बोलेंगे? LH सर्ज। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट स्टेज आती है, जो 15वें दिन से 28वें दिन तक चल रही थी, ल्यूटियल फेज, जिसको हमने पीत पिंड या श्राव्य अवस्था बोला। यहाँ पे पॉइंट ही है क्या? श्राव्य अवस्था मतलब यहाँ पे श्रावण होना है। किसका श्रावण होना है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे एंडोमेट्रियम बन गई हमारी। क्या बन गई थी? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो गया था। एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? हमने देखा था ईस्ट्रोजन हार्मोन निकला था। कैसे? FSH आया था, उसने थीकास्टेरोन को स्टिमुलेट किया था, जिससे क्या निकला था? ईस्ट्रोजन निकला था। और ये ईस्ट्रोजन ने आगे जाके क्या कर दिया था? एंडोमेट्रियम बना दी थी। अब ये बन तो गई, लेकिन इसको कंटिन्यू कैरी भी तो करना है। उसके लिए कौन सा हार्मोन आया था? उसके लिए आया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या आता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? इस एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू बनाए रखता है। अब इसे 13 दिन बनाए रखना है। कितने दिन? 13 दिन। क्यों? क्योंकि 14 दिन तो टूटेगी, तो इसे 13 दिन बनाए रखना है। क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, 13 दिन तक ये बनी है और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसके लिए हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको? यूटेराइन ग्लैंड्स को। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, यूटेराइन ग्लैंड। कुछ स्पेशल टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों को हम यूटेराइन ग्लैंड कहते हैं। ये यूटेराइन ग्लैंड कुछ म्यूकस का स्रावण करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम और मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंडोमेट्रियम में बेबी का या एम्ब्रियो का क्या हो जाए? इम्प्लांटेशन हो जाए। देखो, अगर पतली लेयर होगी और उस पर हम कोई चीज़ लगाएंगे तो वो चिपक टूट जाएगी। लेकिन अगर लेयर मोटी होगी तो वहाँ पे चिपक जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो मोटी होने के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमने देखा ल्यूटियल फेज में क्या हुआ? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आया था। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको कंटिन्यू कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 13 दिन इसको बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चाहिए की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही इस एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू बनाए रखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब बेबी जो एम्ब्रियो आएगा, उस एम्ब्रियो को यहाँ पे इम्प्लांट करना है, उसको जोड़ रखना है। तो ये चारों की चारों अवस्थाएं हमने देखे। हमने सबसे पहले देखी थी मेंस्ट्रुअल अवस्था, दूसरी देखी थी हमने फॉलिकल अवस्था, तीसरी हमने देखी थी ओव्यूलेशन, और चौथी देखी हमने ल्यूटियल स्टेज। ये चारों अवस्थाएं देखने के बाद अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है। यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब निषेचन की क्रिया या तो होगी या नहीं होगी। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन की क्रिया नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म आया ही नहीं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो मासिक चक्र जो चल रहा है ये अगले महीने के लिए फिर से स्टार्ट होने लगेगा। अर्थात जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कम करना पड़ेगा। जब प्रोजेस्टेरोन कम करेंगे तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी। जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो यह एक सफ़ेद लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? सफ़ेद लेयर, जिसको हमने क्या बोला था? कार्पस एल्बिकन्स। क्या बोला था? कार्पस एल्बिकन्स। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन तब की है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब ये जो स्टेप बताए गए हैं, इस स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte था वो बस्ट हो जाएगा। जब सेकेंडरी oocyte बस्ट हो जाएगा तो ये मेंसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगेगा। अर्थात अगले महीने ये मासिक चक्र फिर से स्टार्ट होगा।
अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म है या एमसी है, ये अगले महीने फिर से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो गया। किसका? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल। और हमें पता है अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, और एंडोमेट्रियम टूट जाती है तो भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे अगर हमने कहा है प्रोजेस्टेरॉन कम हो तब होगा, कब होगा? ये तब होगा जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी। कौन सी? कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हुई तब जाके ये हार्मोन ही कम हो जाएगा। तो जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है तो यह एक सफ़ेद लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हमने क्या बोला? कार्पस एल्बिकन्स बोला है। क्या बोला है? कार्पस एल्बिकन्स। अब ये एक कंडीशन होगी। मान लो दूसरी कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए, निषेचन की क्रिया हो गई, तो यहाँ पे युग्मनज बनेगा। युग्मनज में लगातार विभाजन होता रहेगा। विभाजन होने के बाद एक नई संरचना बनेगी, जिसको हमने क्या बोला? भ्रूण बोला है। क्या बोला? भ्रूण। ये भ्रूण को जोड़े रखना पड़ेगा। भ्रूण कहाँ पे जुड़ेगा? एंडोमेट्रियम की वॉल पे जुड़ेगा। एंडोमेट्रियम को वॉल हमने पहले ही देखा था कि इसकी वॉल मोटी होनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत होगी। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा तब जाके ये भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो पाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम टूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान देना है प्रभु। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम कंटिन्यू तभी बनेगी जब प्रोजेस्टेरॉन लगातार निकलेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन दो जगह से मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे टर्म आया प्रोजेस्टेरॉन दो जगह से मिलता है। कहाँ कहाँ से? तो एक तो कार्पस ल्यूटियम बनाता है, दूसरा प्लेसेंटा बनाता है। अब यहाँ पे देखें कार्पस ल्यूटियम का जब निषेचन होता है तब कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होती है, और जब नष्ट नहीं होगी तो यह गर्भकाल के 3 महीने तक लगातार प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करेगी। कितने महीने तक? 3 महीने तक। अब मतलब 3 महीने का बेबी पेट में बन गया है। अब इसके बाद एंडोमेट्रियम को फिर से बनाए रखना है, और अब ये एंडोमेट्रियम कंटिन्यू कैसे बनेगी? तो यहाँ पे अब एक नई संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। जब निषेचन होता है तो प्लेसेंटा बनती है। ये भी क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करती है। अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की जगह पे कौन हेल्प करेगा? प्लेसेंटा करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक हार्मोन होता है HCGH, जिसको हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण हो जाए। ध्यान देना, HCGH हार्मोन होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? स्रावित होता है। कहाँ से? प्लेसेंटा से होता है। कहाँ से? प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटियम से होता है। ये दो कंडीशन हमने देख ली। अब एक कंडीशन और देखें हम, यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो यह GnRH हार्मोन जो है इसके स्रावण को रोक देता है। ध्यान देना, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो GnRH के स्रावण को रोक देता है, जिससे GnRH लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जब कम होगा तो FSH स्रावित नहीं होगा। जब FSH स्रावित नहीं होगा तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट नहीं होगा। ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको तीनों कंडीशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, और साथ में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई और लो का होना, ये इसके अलावा मेंस्ट्रुअल फेज की ये चारों अवस्थाएं आपने बहुत अच्छी डीपली ये देखी है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।